न्यूज। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि मानव मिशन से पहले भारत के गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान को इसरो ने फिलहाल टाल दिया है। तकनीकी कारणों से वैज्ञानिकों ने यह फैसला लिया है। इसके लॉन्चिंग की अगली तारीख की जल्दी ही घोषणा की जाएगी। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर 2023 ग्वालियर में रहेंगे। पीएम मोदी एक महीने में दूसरी बार ग्वालियर का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिंधिया स्कूल दुर्ग ग्वालियर अपना 125वां वर्षगांठ 21 अक्टूबर 2023 को मनाने जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। विद्यालय के छात्रों के घुड़सवार जत्थे मुख्य अतिथि की अगवानी करेंगे और उन्हें कार्यक्रम स्थल तक ले जाएंगे। विद्यालय के ब्रास बैंड के बच्चों द्वारा जय हो ध्वनि के साथ उनका अभिवादन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यालय में बनने वाले मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी आधारशिला रखेंगे और स्मृति स्वरूप वृक्षारोपण भी करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के दौरे में, उनके प्रवास में, वे इस अवसर पर इस काल को स्वर्णम काल के रूप में सिंधिया स्कूल के लिए परिवर्तित करने के लिए स्वयं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पिछले 9 वर्षों में देश की शिक्षा के क्षेत्र को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा सदैव रही है कि भारत का युवा एवं युवती ही भारत को इस सफर में, अमृत काल से शताब्दी काल के सफर में, भारत को एक विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करेगा। इस मौके पर मंच पर तैयार बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष सिंधिया स्कूल का विद्यालय गीत और उत्सव गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विद्यालय और सदन से संबंधित पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। ये इस स्कूल के लिए ही नहीं, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इस शिक्षा संस्थान के माध्यम से वो सभी शिक्षा संस्थानों को एड्रेस करेंगे। और 125 वर्ष होने के नाते हम कई चीज़ें उनको बताना चाहेंगे कि इसका क्या इतिहास रहा है। जब वो यहाँ घुड़सवार हमारे उनको लेकर के आएंगे, हमारा स्कूल बैंड जो है, जो कर्तव्य पथ पर परफॉर्म करता आ रहा है, पहला बॉयज़ स्कूल है जो वहाँ पर परफॉर्म करता है, वो उनको रिसीव करेगा अपने परफॉर्मेंस से। और फिर हमारे बच्चे जिन्होंने वो आर्टिफैक्ट्स बनाया हुआ है वो दिखाएंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे। और फिर हम मंच की ओर जाएंगे जहां मंच पर वो बच्चों का परफॉर्मेंस देखेंगे और वहीं पर एक स्टैम्प भी रिलीज होगा मंच के ऊपर और वहां वो अवार्ड्स देंगे। प्रत्येक वर्ष विद्यालय का सर्वोच्च सम्मान माधव अवार्ड एक ऐसे पूर्व छात्र को दिया जाता है जो देश और विदेश में अपना नाम कमा चुके हैं और समाज सेवा और लोक कल्याण से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। ये पुरस्कार भी प्रधानमंत्री के द्वारा पूर्व छात्र को प्रदान किया जाएगा। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज ग्वालियर। और अजय सिंह सिंधिया स्कूल के प्रिंसिपल से हमारे संवाददाता अनुज यादव ने खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। सिंधिया स्कूल ग्वालियर के स्थापना दिवस के 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ऐसे में 2 ऐतिहासिक क्षण हैं। एक तो 125 वर्ष और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर होंगे। हमारे साथ क्या कुछ कार्यक्रम है, इस पर बातचीत करने के लिए यहां के प्रिंसिपल अजय सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक ऐतिहासिक क्षण है आप लोगों के लिए भी और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री यहां पर होंगे। ये देश के जो बड़े शीर्ष संस्थान हैं एजुकेशन के, उनमें से एक सिंधिया स्कूल का नाम आता है। ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम है और आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का आभार, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से हम सबको ये समय दिया है, इसके लिए आभार। और 125 वर्ष पूरे हो जाने पर जो ये हम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें वो सम्मिलित हो रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट। और ये इस स्कूल के लिए ही नहीं, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इस शिक्षा संस्थान के माध्यम से वो सभी शिक्षा संस्थानों को एड्रेस करेंगे। हमारा स्कूल बैंड जो है, जो कर्तव्य पथ पर परफॉर्म करता आ रहा है, पहला बॉयज़ स्कूल है जो
वहाँ पर परफॉर्म करता है वो उनको रिसीव करेगा अपने परफॉर्मेंस से, और फिर हमारे बच्चे जिन्होंने वो आर्टिफैक्ट्स बनाया हुआ है वो दिखाएंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि स्किल बेस्ड सोसाइटी की बात करते हैं और उनको ये हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा स्कूल ये पहले से ही करता आ रहा है। और फिर एग्जीबिशंस हैं जो बच्चे उनको बताएंगे एकयम में, और एग्जीबिशंस के बाद वो अनावरण करेंगे हमारा मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जिसका शिलान्यास रखा जाएगा। उसके बाद वो एक प्लांट पौधा लगा रहे हैं जो पिलखन पौधा है, इस वातावरण के अनुरूप, पानी कम पीता है लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। और फिर हम मंच की ओर जाएंगे जहां मंच पर वो बच्चों का परफॉर्मेंस देखेंगे, और वहीं पर एक स्टैम्प भी रिलीज होगा मंच के ऊपर, और वहां वो अवार्ड्स देंगे, और अवार्ड्स देने के बाद उनका भाषण होगा। ये पूरा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक शिक्षण संस्थान में आ रहे हैं तो आपने देखा होगा जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो प्रधानमंत्री सीधे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ रूबरू होते हैं। ऐसे में एक सबसे बड़ी बात यही है कि शायद देश के ऐसे प्रधानमंत्रियों में पहले प्रधानमंत्री हैं जो हर चीज का ध्यान रखते हैं और बोर्ड परीक्षा में जाने वाले बच्चों की तनाव को दूर करने के लिए बात करते हैं। तो इस तरह की जो एजुकेशन और इस तरह की राजनीति और इच्छा शक्ति और नीयत जब सामने आती है तो आपको लगता है कि देश का भविष्य, खासतौर से जो शिक्षा का क्षेत्र है, वो इसका एक अच्छा भविष्य आप देखते हैं? बिल्कुल, जो आपका सवाल है इसी में मैं जवाब छिपा हुआ है कि जब वो बच्चों को अनुबोधन करते हैं या बच्चों से जब वार्तालाप करते हैं तो उनका उद्देश्य और जीवन का, जो हमारे देश का उद्देश्य है कि हम ऐसे व्यक्तियों को गाढ़ें, ऐसे बच्चों को हम आगे बढ़ाएं जो बच्चे इस देश को और सशक्त बनाएं। डीडी न्यूज से बातचीत करने के लिए अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश इंडिया स्कूल में ग्वालियर में यहाँ पर होंगे, यहाँ के 125वें स्थापना वर्ष के कार्यक्रम में तो वो मौजूद रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा मकसद और उद्देश्य यही है कि शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मोटिव रहा है वो लगातार आगे चलता रहे, बढ़ता रहे। कैमरामैन मोहित के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, ग्वालियर। और पुलिस स्मृति दिवस पर हम अपने पुलिस कर्मियों के अथक समर्पण की सराहना करते हैं। वो चुनौतियों के माध्यम से नागरिकों का मार्गदर्शन करते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने पुलिस कर्मियों के अथक समर्पण की सराहना करते हैं। चुनौतियों के माध्यम से वो नागरिकों का मार्गदर्शन करते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और सर्वोच्च प्रतिबद्धता को हम सलाम करते हैं। सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी कर्मियों को हार्दिक श्रद्धांजलि। और अब अगली खबर, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए अधिसूचना आज जारी होगी। इस चरण के लिए 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। दूसरे चरण की इन 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं पहले चरण की 20 सीटों पर नामांकन पत्र भरने का काम कल समाप्त हो गया। पहले चरण के लिए कुल 294 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। इन नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। पहले चरण के लिए उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। और इसके साथ ही मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम दिन कल 174 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने आइजोल पूर्व से नामांकन पत्र भरा, तो वहीं 10 से अधिक महिला उम्मीदवारों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट और जोराम पीपुल्स मूवमेंट के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट,
फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि हमास ने बंधक बनाई गई अमेरिकी मां बेटी को रिहा कर दिया है। इस अमेरिकी बंधकों की पहचान शिकागो क्षेत्र के निवासी जूडिथ ताई रानन और उनकी बेटी नताली शोशनार रानन के रूप में की गई है, जिनके बारे में इजराइल ने कहा है कि वो मध्य इजराइल में एक सैन्य अड्डे की ओर जा रहे थे ताकि वो फिर से मिल सकें। इजराइल द्वारा जारी की गई इस तस्वीर में इस अमेरिकी मां बेटी को कैप्टिव्स एंड मिसिंग के लिए इजराइल के समन्वयक गैल हिर्श के साथ दिखाया गया है। हमास द्वारा रिहा किए जाने के बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मां और बेटी का हमास द्वारा अपहरण कर लिया गया था जब वे किबुत्ज नाहल ओज में रह रहे थे। और आइए अब जुड़ते हैं अपने संवाददाता अमृतपाल सिंह से, जो कि यरूशलेम में रह रहे हैं। अमृतपाल, 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा कर दिया गया है, वहीं कई वैश्विक नेता आज कायरो में मिलने वाले हैं। क्या इससे युद्ध खत्म होने की कोई उम्मीद नजर आ रही है? कि कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं। अब लड़ाई भी अपने अरूज पे है। इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। कल रात भी इजराइल ने बॉम्बिंग की। वहीं हमास ने भी टारगेट रॉकेट्स हिट किए इजराइल में। तो मिलिट्री जो कैंपेन है वो तो काफी अपने अरूज पे है और स्थिति काफी बदतर होती जा रही है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की भी कल एंटनी गुटेरेस राफा के क्रॉसिंग तक उतर गए और कहा कि अमेरिकन और इजिप्शियंस और इजरायलीज ने प्रॉमिस किया था कि ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर जानी देनी चाहिए, जल्द जाने दी जाएगी। उसकी सहमति बन गई है। उन्होंने आश्वासन दिया था पर हुआ कुछ नहीं शुक्रवार रात तक। तो अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जब ये वर्ल्ड लीडर्स कायरो में मिलेंगे सबसे पहले ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को जल्द से जल्द खोलने की प्रयास करेंगे और होप ये की जा रही है कि वो जल्द खुल जाए, क्योंकि स्थिति वाकई अंदर बहुत गंभीर होती जा रही है। जो मेडिसिन हैं वो खत्म हो चुकी हैं, कई जगह डार्कनेस में चली गई हैं क्योंकि पावर सप्लाईज कट हो गई हैं, पानी पीने का बिल्कुल खत्म हो गया है। तो स्थिति जो अंदर है गाजा पट्टी में वो बहुत खराब है। शेलिंग से तो लोग मर ही रहे हैं पर साथ में ये दिक्कतें भी उन्हें आ रही हैं। पर एक ग्लिमर ऑफ होप है कि 2 अमेरिकन्स को कल रात एक मां और एक बेटी को छोड़ा गया, जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस को हैंड ओवर कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि बैक चैनल नेगोशिएशंस जो हमास के साथ चल रही थी उनका कुछ असर दिखता हुआ शुरू हुआ है। पर देखें 203 का फिगर बताया जा रहा है हॉस्टेजेस का, तो उसमें से 2 ही छोड़े हैं। पर अच्छी बात है, चाहे कम हो पर शुरुआत तो हुई है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म है, पर यह मान के चलें कि स्थिति वहां जल्द सुधरेगी नहीं और जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ही साइड्स ऐसे कोई संकेत नहीं दे रहे कि वो जंग को रोकने का कोई भी आश्वासन दे या कोई भी ठोस कदम उठाएं। तो स्थिति जो है वो सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप नज़र अपनी बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे हासिल करते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा पट्टी में फंसे लोगों के लिए जल्द से जल्द बिना किसी रोक टोक के मानवीय सहायता प्रदान करने की अपील की है। मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शोकरी के साथ कल काहिरा में गुटेरेस ने तत्काल मानवीय आधार पर संघर्ष विराम किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भोजन, पानी, दवाओं और ईंधन की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है और इसे बनाए रखने की
ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे अभियान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्षेत्र के 24 लाख लोगों की सहायता के लिए लगातार फ़ोन आ रहे हैं। और इजरायली सेना ने हमास आतंकवादियों से प्राप्त हथियारों और अन्य आपूर्तियों का बड़ा जखीरा पेश किया है। जब्त किए गए हथियारों में हमास के ग्रेनेड, बारूदी सुरंगें, रॉकेट चालित ग्रेनेड शामिल हैं। इजरायली सेना विस्फोटक आयुध के मेजर जनरल के अनुसार प्रदर्शित हथियारों में कुल जब्त किए गए हथियारों का केवल 10% ही है, तो वहीं हमास इजरायल के खिलाफ हमले के दौरान अपने हथियारों का केवल 30% ही उपयोग करने में कामयाब रहा। इजरायली सेना ने यह भी बताया कि उन्हें हमास के वाहनों में बड़ी मात्रा में चिकित्सा उपकरण और भोजन मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हमास दीर्घकालिक संघर्ष के लिए तैयार था। और कर्नल जनरल अफजालोव को रूसी वायु सेना के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कर्नल जनरल अफजालोव ने सर्गेई सुरोविकिन की जगह ली है। अगस्त में जनरल सर्गेई सुरोविकिन को भूमिका से हटाए जाने के बाद अफजालोव वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। सर्गेई सुरोविकिन को सीरिया के गृह युद्ध में रूस के हस्तक्षेप के दौरान कालीन बमबारी रणनीति के उपयोग के लिए जनरल अमाजेगिन करार दिया गया था। कर्नल जनरल अफजालोव पहले सुरोविकिन के डिप्टी थे और कम से कम 4 वर्षों तक एयरोस्पेस फोर्सेस के स्टाफ के प्रमुख भी रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए टीटी न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब खबर मेरी माटी मेरा देश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के अमर वीर शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को और पूर्व सैनिकों को सम्मान देने के लिए चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शुक्रवार को कैथल के नेहरू युवा केंद्र द्वारा OSDAV स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्कूल में एक अमृत कलश की स्थापना भी की गई। स्कूली छात्र छात्राओं ने अमृत कलश को नमन किया और माटी अर्पित की। अमृत कलश की माटी को दिल्ली में शहीदों की याद में बनाए जाने वाली अमरवीर शहीद वाटिका में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर शहीदों की याद में पौधारोपण भी किया जाएगा। अमृत कलश कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैथल के SDM कपिल कुमार और पुलिस DSP उमेद सिंह को सौंप दिया गया। कैथल के SDM कपिल कुमार और पुलिस DSP उमेद सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका उद्देश्य छात्र छात्राओं को अमरवीर शहीदों के बारे में जागरूक और देशभक्ति का जज्बा पैदा करना है। छात्र और छात्राओं ने बड़े ही उत्साह के साथ रैली में भाग लिया और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस अभियान के तहत स्कूली बच्चों की कैथल शहर में रैली निकाली गई। स्कूली छात्र छात्राओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक बहुत अच्छी सोच है। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जिससे हम बच्चे स्कूलिंग से ही अपने शहीदों के प्रति थैंकफुलनेस जता सकते हैं। छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक सबने माटी दी है। देश के हर कोने से, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, साउथ, कोई भी कोना हो, हर कोने से उस अमृत वाटिका के लिए मिट्टी आई गई है। और बात करते हैं नवरात्र की। नवरात्र के इस दिन के उत्सव में दुर्गा माँ के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना चल रही है। आज दुर्गा सप्तमी है। आज के दिन माँ 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा होती है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आज सुबह माँ कालरात्रि की पूजा की गई।
और दशहरे का त्योहार दुनिया भर में रावण के दहन के तौर पर विख्यात है, लेकिन कुल्लू के दशहरे में ना तो रावण जलाया जाता है और ना ही उसकी बुराइयों के बारे में बात की जाती है। यहाँ दशहरे पर अनोखे रंगारंग मेले का आयोजन होता है। इस साल इसका आयोजन 24 अक्टूबर से लेकर अगले 7 दिन तक होगा। मान्यता ये है कि यहाँ के दशहरे के आयोजन को देखने खुद देवी देवता देवलोक से पृथ्वी पर आते हैं। आइए देखते हैं डीडी न्यूज़ हिमाचल की ये खास रिपोर्ट। दशहरे का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम ने अहंकारी रावण का वध कर बुराई को खत्म किया था। इसलिए इस दिन देश के अलग अलग हिस्सों में रावण का पुतला जलाकर ये त्योहार मनाया जाता है। लेकिन आज हम आपको देश की एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जहां दशहरा बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। जी हाँ, यहाँ ना तो रावण का पुतला जलाया जाता है और ना ही कोई कहानी सुनाई जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कुल्लू दशहरा के बारे में। यहाँ का दशहरा वर्ल्ड फेमस है। कुल्लू दशहरा हिमाचल की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। देश भर में जब दशहरे का समापन हो जाता है तब कुल्लू में शुरू होता है एक अनोखा दशहरा। कुल्लू के दशहरे का भव्य आयोजन ढालपुर मैदान में होता है और ये उगते चंद्रमा के दशमी के दिन से आरंभ होकर 7 दिनों तक चलता है और ये एक प्रकार का रंगारंग आयोजन है। माना जाता है कि इस दशहरे की शुरुआत 16वीं शताब्दी से हुई थी और सबसे पहले साल 1662 में यहाँ दशहरा मनाया गया था। इस दौरान इसे देखने स्वयं देवतागण धरती पर आते हैं, जिसमें दशहरे के देवी देवता और मनाली की देवी हडिम्बा कुल्लू आती हैं। यहाँ के राजघरानों के सभी सदस्यों सहित प्रदेश की जनता देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने पहुँचती है। यहाँ के स्थानीय लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते हुए उनके रथ को खींचते हैं और इस दिलचस्प नज़ारे को पूरी दुनिया देखती है। दशहरे के इस आयोजन को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और आस्था से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि साल 1650 ईस्वी के दौरान कुल्लू के राजा जगत सिंह को भयंकर बीमारी हो गई थी। ऐसे में एक बाबा प्याहारी ने उन्हें बताया कि अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान रघुनाथ की मूर्ति लाकर उसके चरणामृत से ही इलाज होगा। काफी संघर्षों के बाद रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित किया गया और राजा जगत सिंह ने यहाँ के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, जिन्होंने भगवान रघुनाथ जी को सबसे बड़ा देवता मान लिया। तभी से देव मिलन का प्रतीक दशहरा उत्सव आरंभ हुआ और ये आयोजन तब से हर साल यहाँ होता है। इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कुल्लूवासी पूरी शिद्दत से जुटे हैं। इस मेले में इस साल विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों के साथ साथ रूस, इजराइल, रोमानिया, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, पनामा, ईरान और इथोपिया सहित 19 देशों के कलाकारों सहित देश के अन्य भागों से बड़ी संख्या में इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए शामिल होंगे। कुल्लू दशहरा उत्सव 24 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके लिए प्रशासन पिछले 1 महीने से तैयारियों में जुटा हुआ है और वहीं 25 अक्टूबर को सांस्कृतिक परेड के साथ ही 30 अक्टूबर को कुल्लू कार्निवल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ हिमाचल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बेंगलुरु की स्टोरी टेलिंग सोसाइटी की सदस्य अपर्णा आत्रेय से बात की थी। अपर्णा आत्रेय ने मन की बात कार्यक्रम की जमकर सराहना की है और इसे काफी प्रेरणादायक भी बताया है। मन की बात, I received a platform to spread this culture that we have, this great beautiful land that we come from, to spread its culture, to spread all its greatness to every child who is growing up today. And this opportunity that I got through Man Ki Baat is something that I will always cherish. That is really a doorway to greatness for me and many others who have come
to be a part of Mann Ki Baat. I hope every Indian gets an opportunity to be in this program. और बुलेटिन के अंत में चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। तकनीकी कारणों के चलते गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 की लॉन्चिंग टली। इसरो प्रमुख ने कहा जल्द ही करेंगे अगली तारीख का ऐलान। आज पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री ने बलिदानी पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। कहा वीरता की सच्ची भावना का प्रतीक है उनकी अटूट प्रतिबद्धता। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छात्रों का घुड़सवार दस्ता करेगा अगवानी। मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे पीएम। सत्रह नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना, जबकि मिजोरम में आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की होगी जांच। इजराइल हमास के बीच संघर्ष का 15वां दिन। हमास ने रिहा किए 2 अमेरिकी बंधक। वहीं राफा क्रॉसिंग पर फंसे ट्रकों को देखकर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जताई चिंता। कहा गाजा के लोगों के लिए जीवन रेखा है ये ट्रक, जल्द पहुंचाना होगा। पाकिस्तान में आज सियासी हलचल। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की 4 साल बाद हो सकती है सऊदी अरब से वतन वापसी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। श्रीलंका नीदरलैंड के अलावा इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका की होगी भिड़ंत। कल खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान पर 62 रनों की रोमांचक जीत। और मंदिरों में आस्था और उल्लास का माहौल। नवरात्र में आज महासप्तमी पर हो रही है मां कालरात्रि की पूजा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे मनी मंत्र। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।